हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट। मैं आपका अपना परमेश आज फिर से एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो सिंह सर हैं उनका एक ही मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सभी को। तो इस मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग 10 का दम सेशन करने वाले हैं, है ना। 10 का दम सेशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग नीट 18 जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। और मैं फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने आया हूँ। फिजिक्स के वो 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है जिनमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट ने उन क्वेश्चंस को गलत कर रखा है ना। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कन्वर्जेंस ऑफ कॉनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिपिंग इन। यानी यहां पर देखो, सबसे पहले दो की पॉइंट है। पहला क्या है भाई, कन्वर्जेंस, है ना। क्या चीज, कन्वर्जेंस। दूसरा क्या है, हम कॉनकेव मिरर के केस में बात कर रहे हैं, ठीक। तो कन्वर्जेंस सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कन्वर्जेंस की बात, है ना। तो कन्वर्जेंस बेसिकली है क्या, देखा जाए तो एक तरीके का हम लोग इसमें पावर की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात, पावर की बात कर रहे होते हैं, है ना। किसकी बात कर रहे होते हैं, पावर। तो अगर हम लोग पावर की बात करें, है ना, कन्वर्जेंस की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कर क्या रहे हैं इसमें हम लोग। भाई हमारा जो मिरर है ना, हम इस मिरर को हम किसी वाटर में पुट कर रहे हैं या किसी ऑयल में पुट कर रहे हैं या दोनों में पुट कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है, क्या कहा क्या गया है कि जो आपका कन्वर्जेंस है ना वो डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो हमारी फोकल लेंथ होती है एफ, फोकल लेंथ जो होती है किसी भी मिरर की, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, यानी ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जो कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा भाई, कन्वर्जेंस जो है वो भी तो डिपेंड नहीं करेगा, है ना, वो भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात है कि हम उस लेंस को, उस कॉनकेव मिरर को, है ना, किसी भी मिरर को या कॉनकेव मिरर को, अगर हम लोग उसके मीडियम को चेंज करेंगे, या मान लो सपोज करो हम वाटर में पुट करते हैं या ऑयल में पुट करते हैं, तो इसके कन्वर्जन पर कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा भाई। अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो कन्वर्जन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट है मीडियम से, है ना। अगर फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट है तो आपका कन्वर्जेंस यानी पावर भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चेंज होने वाला नहीं है। और एक चीज बोल सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन लॉज होते हैं, क्या चीज, जो रिफ्लेक्शन लॉज होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, मीडियम से। यानी ये भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हाँ, रिफ्रैक्शन की बात होती है तो वो मीडियम पर डिपेंड करता है ना। रिफ्रैक्शन मीडियम पर डिपेंड करेगा, बट रिफ्लेक्शन आपका डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से हमारा ना तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना ही सेकेंड है। तो फर्स्ट सेकेंड करेक्ट नहीं तो थर्ड करेक्ट, ऑब्वियस सी बात नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोग जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन को 460, है ना, 460 बच्चों ने इसको गलत कर रखा है। 460 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा है। तो देखिए यहां पर देखा जाए तो एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। बस इनके बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हैं तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन को 406 स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा है ना। कितने बच्चों ने गलत कर रखा है, 406 बच्चों ने गलत कर रखा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ एफ। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ है। आगे देखो, अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एफ इन फ्रंट ऑफ इट फ्रॉम द पोल, यानी पोल से एफ डिस्टेंस पर एक रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। क्या फिर बोला गया है, प्रोड्यूसेस एन इमेज, यानी इमेज की बात कर रहा है, इमेज क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। हमसे क्या बोला भाई, हमसे सिंपल सा बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर। क्या चीज, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग बना लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये क्या हो गया आपका, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ध्यान से देखो, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ एफ। फोकल लेंथ इसकी क्या गिवन है, एफ गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सपोज करो फोकस हो गया, ठीक।
यानी अगर हम लोग फोकस से जो लेंथ की बात करेंगे फोकस की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। क्या गिवन है, एफ गिवन है। ठीक है, चलो। अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एफ। ठीक है, यानी पोल से, ये आपका क्या होता है, ये पोल होता है, पोल से एफ डिस्टेंस पर, है ना, ये जो यू है वो एफ है ना, एफ डिस्टेंस पर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब हमसे बोला इसका इमेज कहां फॉर्म होगा। अब एक चीज देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें, जो हमारी रे है, क्या चीज, जो हमारी रे है वो इस डायरेक्शन में ऐसे चलेगी, ट्रेवल करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग यू की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और अगर एफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, देखिए यहां पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मोस्टली गलतियां इसी में हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर हमें मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है भाई, 1 डिवाइडेड बाई वी प्लस 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहां पर मैं वी यू और एफ के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं। देखा जाए तो हम इसी को क्या करेंगे, इसी को मॉडिफाई कर लेंगे, है ना, या सिंप्लीफाई कर लेंगे, और हम वी यू और एफ के लिए फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो देखो वो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले अगर हम लोग v की बात करें ना, तो यहां से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ठीक, ये v के लिए हो गया। सपोज करो हमें u चाहिए होता, क्या चाहिए होता, u, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू एफ डिवाइडेड बाई वी माइनस एफ। ठीक, अब सपोज करो हमें f निकालना होता, क्या निकालना होता, f, तो उसके लिए देखो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। तो यहां से अगर हमें कुछ भी गिवन होगा तो हम इन फॉर्मूले में रख के पुट करके अपनी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा। अब देखो ये फॉर्मूला इसलिए है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बस उसके लिए है। तो यहां पर हमें इमेज पूछा गया है, क्या चीज पूछा गया है, यहां पर हमसे इमेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब हमें इसको यूज कर लेना है, राइट। तो देख लो आप, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद साइन हमें पुट करना है, ध्यान रहे ये चीज। अब यहां से u की बात करते हैं, तो u की बात करें तो u की वैल्यू क्या है, f है, लेकिन साइन क्या लेंगे, निगेटिव साइन ले लेंगे, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू, अब f की वैल्यू देखो यहां पर पॉजिटिव है तो ये प्लस f हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई u की वैल्यू क्या है भाई, माइनस एफ माइनस, और ये क्या है, प्लस f। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो आप, अगर हम लोग ऊपर पे बात करते हैं, यहां से बात करते हैं, तो यहां एक चीज क्लियरली दिख रहा है, देखो यहां से ये आ जाएगा माइनस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहां से माइनस 2f हो जाएगा, माइनस 2f हो जाएगा। तो यहां से देखो क्लियरली दिख रहा है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एक f इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ क्या जाएगी, f बाय टू। तो यहां से एक चीज क्लियर कट दिख रहा है, v की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। इसका मतलब जो हमारा इमेज होगा वो कहां होगा, वो होगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब इस साइड बनने वाला है। तो देखो रे डायग्राम भी हम लोग बना लेते हैं, ध्यान से देखो आप। अगर हम लोग यहां से देखें तो ये रे ऐसे गई, ठीक है, अब क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। एक चीज और कर लेते हैं, एक रे इसका अगर हम लोग पास कराएंगे फोकस से, कहां से, फोकस से, तो एक चीज आपको पता है कि ये ऐसे निकलना चाहेगी, ठीक, लेकिन ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये डॉटेड आप बना लीजिएगा इसको। अब यहां से भी देखिए अगर हम लोग, तो यहां से देखो क्या होने वाला है, यहां से ये ऐसे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो देखा जाए यहां पर कट कर रहा है ना, तो आपका इमेज यहां बन जाएगा, ठीक। और एक चीज देखो आप, इमेज यहां आपका बन गया, है ना, यहां से इसकी जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, f/2i है। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया इसके केस में, ठीक है। तो यहां से आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो 302 स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर।
ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर द इमेज विल फॉर्म एट। देखो एक चीज आप ध्यान देखो, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया सिमिलर क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि उसके केस में यहां 30 की जगह क्या गिवन है, एफ गिवन है ना। 30 की जगह क्या गिवन है, एफ गिवन है। भाई उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर ही था, है ना, और फोकल लेंथ क्या थी, वहां एफ थी, यहां 30 है ना। वहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वहां का क्या रखा था, एफ पर रखा हुआ था। तो यहां पर भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी जो फोकल लेंथ है और जो ऑब्जेक्ट से पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो दोनों सेम है ना। तो अगर हम वहां से कंपेयर करें तो v की वैल्यू हमारी क्या आई थी भाई, v की वैल्यू आई थी f/2, है ना। यहां पर f की वैल्यू कितनी है, 30 है, यहां f की वैल्यू क्या है, 30 है। 30 डिवाइड बाई 2 यानी ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर भी देखो v की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब बिहाइंड द इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, है ना। तो यहां से देखो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए सिमिलर क्वेश्चन था जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, उसी की तरह बिल्कुल है, बस f की जगह यहां पर 30 सेंटीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अगर आप वैसे करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। कैसे भाई, हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, अब इसकी फोकल लेंथ कितना है, ये 30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर है। हमारा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यानी यहां पर कहीं होगा ऑब्जेक्ट हमारा, है ना, ऑब्जेक्ट हमारा यहां होगा। अब यहां से देखो, अगर हमारा जो रे है वो इस साइड चलेगा, यानी जिस साइड रे जा रहा होगा, अगर उधर हम डिस्टेंस लेते हैं तो प्लस लेते हैं, उसके जस्ट अपोजिट को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। इसका मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो, अभी हमने फॉर्मूला देखा कौन सा, v इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। तो यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दो, u की वैल्यू क्या है -30, f की वैल्यू क्या है 30 डिवाइडेड बाई -30, यहां से आप देख लो, यहां से क्या हो जाएगा -30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई, ये आप ऐड कर लोगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 32 जा 60 और 2 15 जा 30, यानी यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो वही अभी हम लोगों ने किया था, सिमिलर क्वेश्चन है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इससे कर दिया था, राइट। आप चाहो तो बाय प्रोसेस भी कर सकते हो, जैसे उसमें हम लोगों ने रे डायग्राम बनाया तो वैसे इसमें भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, सिंपल से एक यहां से पास कर जाएगा, ठीक है, और एक ऐसे रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा और यहां पर आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। देखा जाए तो पोल और फोकस के बीच में आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। A concave mirror gives an image 3 times as large as the object placed at a distance of 20 centimeter from it. For the image to be real, the focal length should be, यानी यहां पर इमेज जो आपका कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो देखो एक चीज आप ध्यान रखो, यहां पर जो मिरर है हमारा वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, और इमेज जो बन रहा है वो 3 टाइम्स बन रहा है किसके, ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब m की वैल्यू हमें गिवन है, सपोज करो, है ना, m की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन हमें गिवन है। ठीक, अब देखो क्या बोला गया है, जो आपका ऑब्जेक्ट हो कहां पर प्लेस्ड है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कंडीशन एक दे दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि आपका जो इमेज होना चाहिए, पहली बात तो रियल होना चाहिए। ठीक है, आपका इमेज कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। फिर आपसे बोला गया है कि फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा। तो देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, ठीक है, अब इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर रखा गया है ना, यहां से 20 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, 20 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ की बात करें तो यहां कहीं होगा आपका, इसका जो फोकस होता है वो यहां कहीं होगा। अब वो डिपेंड करेगा, है ना, कि आपका 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज और बोला है कि जो आपका इमेज है वो कैसा होना चाहिए, रियल इमेज होना चाहिए। इसका मतलब इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा। चलो अच्छी बात है। अब यहां पर बात कर लेते हैं m की बात, है ना, किसकी बात है,
अब एक चीज आपको पता है कॉनकेव मिरर के केस में कि जो आपके इमेज होते हैं मोस्टली इसी साइड बनते हैं और कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। यहां दिया है ना 3 टाइम्स, ठीक है, -3। इसका मतलब क्या हुआ भाई, -v/u इक्वल टू क्या है, -3। तो यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स u। और यहां से देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो रेज हैं वो इस साइड चलेंगी। इसका मतलब कि ये जो 20 है ये क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी ये जो u गिवन है वो कितना होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो यहां से u की वैल्यू पुट कर दो, यानी 3 × -20, तो ये कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। क्या चीज, -60 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि आपका इमेज कहीं इधर बन रहा होगा, ठीक है, वो भी इन्वर्टेड बन रहा होगा, राइट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बात करनी है, हमें पूछा है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, क्या चीज, फोकल लेंथ क्या होगा। तो एक बात बताइए, हमारे पास u है, v है, f हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला एक बताया था, f = uv डिवाइडेड बाय u + v, यही तो बताया था। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो u की वैल्यू क्या है, -20 इंटू v की वैल्यू क्या है, -60 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू क्या है, -20 प्लस -60, है ना। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो, यहां से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम ले लेते हैं 20 × 60 डिवाइडेड बाई, यहां देखो ये -20 यहां -60, तो -80 हो जाएगा, ये हो गया -80, है ना। तो 24 जा 80 हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 15 जा आपका 60 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। क्या चीज, -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आपका जो f है कितना हो गया, आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से देख लो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा जिसमें हमें क्या निकालना था, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को 268 स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा हुआ है ना। तो देखा जाए तो ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है इस क्वेश्चन को। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A, B and C are voltmeters of resistance R, 1.5R and 3R respectively as shown in figure। कहने का मतलब है कि ये वोल्ट मीटर्स गिवन है A, B, C, ठीक है, और इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी गिवन है R, 1.5R, 3R। When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter readings VA, VB, VC respectively then। इसका मतलब सिंपल से ये है कि ये जो वोल्टेज मेजर करेंगे A, B, C तीनों, उन तीनों में क्या रिलेशन, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो क्लियरली क्या करते हैं, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है नहीं, बस अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपके क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। देखो ये हो गया R जो कि हमें गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास 1.5R, ये भी हमें गिवन है, और ये हो गया हमारा 3R, ठीक है। तो अगर हम लोग 1.5 की बात करते हैं, है ना, 1.5, तो ये 3/2 हो जाएगा भाई, ये 3/2R हो जाएगा, ठीक, चलो अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, अगर हम इस B और C की बात करें, B और C की बात करें तो दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो जो पोटेंशियल होगा दोनों के केस में सेम होगा, दोनों केस में सेम होगा ना। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जो VB है वो इक्वल है VC के। पहला तो हमें यही मिल गया, है ना। तो यहां से देख लेते हैं हम लोग। तो यहां से एक चीज देखो कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है और ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचा कौन, फर्स्ट और फोर्थ बचा है, अब उसको हमें देखना है। तो यहां से देखो अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकाल लें, इसका इक्विवेलेंट निकाल लें, ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा सपोज करो R इक्विवेलेंट, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो देखा जाए दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R इक्विवेलेंट देखो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 3R डिवाइडेड बाय 3/2R प्लस 3R। यहां से देख लो आप, ये कितना हो जाएगा, 9R/2
डिवाइडेड बाई, है ना, ये हो जाएगा आपका 9r, ये स्क्वायर हो जाएगा 9r डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा आपका, है ना। तो यहां से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या बचा r, यहां से इसका मतलब हमारा r इक्विवेलेंट क्या आ गया, r आ गया। अब एक चीज देखो, अगर हम इसमें करंट की बात करेंगे तो करंट यहां से देखें तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होगी, करंट तो सेम होगी, तो अगर करंट सेम होगी तो इसके अगर हम लोग VA की बात करें, VA हमारा क्या आ जाएगा IR, तो यहां पर भी तो IR ही होगा। अगर हम यहां पर पोटेंशियल की बात करें तो ये भी क्या होगा, IR होगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ये जो पोटेंशियल आया है VA, ये इन दोनों के इक्वल होगा, यानी यहां से क्या मिल गया, ये VA के इक्वल हो गया, ठीक है। यहां से तीनों चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई, राइट। तो यहां से देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, तो ये फर्स्ट वाला भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन, फोर्थ, तो यहां से हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस क्वेश्चन को 260 स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा है ना, 260 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, क्या है इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर whose focal length is 10 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म विल बी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कहां रखा हुआ, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, और उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है, 10, यानी ये आपका फोकस हो गया, ठीक है, यहां कहीं सेंटर होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है F, ये कितना गिवन है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब कहीं यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो यहां से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u इक्वल टू कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, राइट। चलो यानी इमेज की बात हो रही है यहां पर, यानी v हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो v की बात कर लेते हैं, v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। अब यहां पर हमें देखना है साइन, साइन के लिए करते क्या भाई, साइन के लिए हमारी जो रे है वो ऐसे ट्रेवल करेगी, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना। तो यहां पर पुट कर लो आप, u की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो u की वैल्यू है -15, राइट, f की वैल्यू क्या है -10, डिवाइडेड बाई -15, और यहां से आ जाएगा +10। +10 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है यहां पर, है ना। तो इसको देखो कैलकुलेट कर लो आप, तो यहां से देखो ये हो जाएगा आपका 15 × 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से देखोगे अगर तो यहां से -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो यहां से देख लो ये 5 3 जा 15, है ना, तो यहां से आ गया -30 सेंटीमीटर, क्या चीज, -30 सेंटीमीटर। अब -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ भाई, इसी साइड बनेगा, और माइनस का मतलब क्या हुआ भाई, ये इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक। चलो तो ये आ गया हमारा। अब देखो एक चीज तो हमें पता चल गया कि ये इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड है। तो यहां से एक चीज देखो, ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड मिले हैं। अब हमें देखना है साइज मैग्नीफाइड होता है या नहीं होता है। तो मैग्नीफाइड के लिए हमें मैग्निफिकेशन देखना है, तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, है ना, -v की वैल्यू कितनी है, -30, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है हमारे पास -15, तो यहां से आ गया -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हमारा जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, कैसा है, मैग्नीफाइड। इसका मतलब ये आपका एलिमिनेट हो गया, तो बचा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, तो यहां से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, है ना, इस क्वेश्चन को 260 स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन द सर्किट एलिमेंट गिवन हियर, इफ द पोटेंशियल एट B that is VV is equal to 0, then the potentials of A and D are given। कहने का मतलब हमसे A और D का पोटेंशियल पूछा गया है, और गिवन क्या है, B का पोटेंशियल गिवन है जो कि क्या है, 0 है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें देख लेते हैं फटाफट। अगर हम लोग बात करें VAB का, है ना, VAB की बात करें तो VA -VB, और ये कितना है, यहां से देखो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है भाई,
करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है ना, और ये आर की वैल्यू क्या है 1.5 ओम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आई आर, है ना, तो ये हो जाएगा 1.5। अब यहां से देख लेते हैं वी ए, अब वीबी की वैल्यू 0 है, यहां पर वीबी की वैल्यू 0 है तो वीए की वैल्यू क्या आ गई 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को, तो यहां से देखेंगे तो पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, लेकिन फिर भी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो बात करते हैं वीबीसी, है ना, वीबी माइनस वीसी की बात कर लेते हैं, है ना। तो यहां से देखो 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। अब यहां से एक चीज क्लियर है कि वीबी की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 0 गिवन है, कितना गिवन है 0। तो यहां से वीसी की वैल्यू जो आ जाएगी, वीसी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। चलो ये तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि ए और डी का क्या होगा, तो ए का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.5, डी की बात कर लेते हैं। तो यहां से देखो अगर वी सी डी की बात करेंगे तो वी सी माइनस वी डी की बात करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा आपका। चलो Vc की वैल्यू हमें पता है तो Vd हमें चाहिए, तो Vd इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, Vd इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा Vc प्लस 2। Vc की वैल्यू क्या है -2.5 प्लस 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.5 वोल्ट, कितना आ जाएगा -0.5 वोल्ट। तो यहां से देखो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4th करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको 250 स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूस एन इमेज दैट इज इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। देखो यहां पर बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात हो रही है भाई, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है, अगर हम बात करें इसके फोकल लेंथ की तो फोकल लेंथ एफ गिवन है। ठीक है, देखो एक चीज तो हमें क्लियरली पता है कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इसके केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, है ना, अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, इसका जो इमेज बनता है ना, इसका जो इमेज बनता है वो एक तो इरेक्ट होता है, ठीक, दूसरा डिमिनिश्ड भी होता है और वर्चुअल भी होता है। क्यों, क्योंकि बिहाइंड द इमेज, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो आप यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका मतलब कि ऑलवेज आपको कैसा मिलने वाला है, आपका इमेज इरेक्ट मिलने वाला है, डिमिनिश मिलने वाला है और वर्चुअल। दो ही कंडीशन आप लोग पढ़ते हो ना, एक तो हम इनफाइनाइट पे कहीं रखते हैं और एक इसके कहीं पास रखते हैं। दोनों के केस में आप देखते हो कि आपका जो इमेज होता है इरेक्ट होता है, डिमिनिश होता है और वर्चुअल होता है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको 248 स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा है ना। चलते हम लोग तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक, एक हमारे पास क्या है भाई, कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है, और हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा रहा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ है ना, जो फोकल लेंथ है वो कितना है, एफ की वैल्यू कितना गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर पर है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, वो यहां पर कहीं रखा हुआ है, राइट। चलो अच्छी बात है। अब एक काम कर लेते हैं, हम लोग r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r की वैल्यू। तो यहां से अगर हम लोग r की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 2 टाइम्स f, 2 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है, सेंटर पर रखा है, और कॉनकेव के केस में जब हम सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है
जस्ट उसी के नीचे बन जाता है इन्वर्टेड होके, और उसका साइज भी सेम होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है। इसका मतलब इसका जो इमेज बनने वाला है वो इधर बनने वाला है ना। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सा हमारा ऑप्शन। देखो एक चीज तुम्हें पता है कि हमारा जो इमेज बना वो रियल बना है, ठीक। तो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, तो ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट के साथ जाने वाले हैं ना। ये देखो हम लोग जब रे डायग्राम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्लियरली आपको बताया जाता है कि जब हम सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसी के जस्ट नीचे आपका इमेज बन जाता है इस केस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन को 246 स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। देखिए अब यहां पर हमें कैसा इमेज चाहिए। पहली बात तो वर्चुअल इमेज चाहिए। कैसा चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए। कंडीशन है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, देखो कॉनकेव मिरर में तो ये पॉसिबल है कि हमारा जो इमेज होता है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो आपने पढ़ा है कि इसमें डिमिनिश्ड होता है। कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है। कैसा इमेज होता है आपका, डिमिनिश्ड होता है। अभी हम लोगों ने देखा दो कंडीशन, एक इनफाइनाइट पर रखो, एक उसके पास रखो, दोनों केस में कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है। तो ये तो आपका होगा नहीं, है ना। प्लेन मिरर की बात करें तो इसमें सेम डायमेंशन का होता है। कैसा होता है, सेम डायमेंशन का होता है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इमेज होगा, वही सेम डायमेंशन का, ठीक। कॉनकेव लेंस की बात कर लें अगर, तो कॉनकेव लेंस में डिस्टॉर्टेड बनता है। कैसा बनता है, डिस्टॉर्टेड बनता है। कैसा बनता है, डिस्टॉर्टेड बनता है। हाँ, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई होती, किसकी बात, कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई होती, तो वो भी इसी के साथ आ जाता है ना। उसमें भी वर्चुअल और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मोस्टली बच्चों ने गलत कर रखा था। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इस हमारे जो चैनल है न्यूलाइट नीट चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम लोग लेके आएंगे अगली बार, है ना। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जो भी सेशन आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 के दम में ऑल इंडिया नीट टेस्ट 18 का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं 10 के दम में 10 क्वेश्चन को। तो कौन कौन से क्वेश्चन को गलत किए हैं बच्चों ने, आइए देखते हैं इस मुहिम के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं और क्यों गलत किए हैं। आइए देखते हैं। देखिए दिया हुआ आपका 10 का दम नीट टेस्ट 18 का। आइए केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 75 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 75 क्वेश्चन की बात किया गया है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ आपका, एवं HF, HCl, HBr एंड HI हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा आप लोग, इसमें HF, HCl, HBr, HI की बात हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे HF, HCl, HBr और हम लोग HI की बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम पे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है आपकी, हाई होती है। तो HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट सेकेंड क्या दिया हुआ है, यानी HCl, ठीक ना। जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराता है 823 केल्विन पे, तो फिर क्या बन रहा है आपका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्या बन रहा है आपका, HCl। नहीं, यहाँ पे जो आपका जो केल्विन में जो टेम्परेचर दिया हुआ आपका है 823 नहीं होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, 420 क्या होना चाहिए आपका, केल्विन होना चाहिए। 420 केल्विन जब होगा तब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर
क्या होगा आपका, तब आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, प्लस क्या बनता है आपका HCl बन जाएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज क्या होगा आपका, इनकरेक्ट। सेकंड इज द क्या होगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए इसमें कितने बच्चों ने गलत किए हैं, 704 बच्चों ने गलत किए हैं। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर 420 केल्विन लेंगे तब जाके क्या बनेगा आपका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्या बनेगा आपका, HCl। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या दिया हुआ आपका, 83 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे कितने बच्चों ने गलत किया है, 512 बच्चों ने गलत किए हैं। क्या पूछा गया है, विच इज द मोस्ट वोलाटाइल कंपाउंड। मोस्ट वोलाटाइल कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर HF, HCl, HBr और हम लोग क्या बने, हम लोग HI। यहाँ पे HF की बात बात करते हैं तो HF में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो इसकी अगर वैल्यू हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर पूछा है मोस्ट वोलाटाइल कंपाउंड की बात किया गया है तो इसकी सबसे कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बेसिक हम लोग बात करें इसके लिए तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम पे जाने पर मॉलिक्यूलर वेट क्या करता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगा आपका, इंक्रीज करता है। जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा आपका, वान डेर वाल फोर्स क्या करता है हमारा, बताइए, इंक्रीज करता है। जब वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछा है मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड कौन सा हो जाएगा आपका, HCl होगा। HCl क्या होगा हमारा, मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, HCl। सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 512 बच्चों ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, एनालिसिस करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 80 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए 80 क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 472 स्टूडेंट ने गलत किए हैं। तो क्यों गलत किए हैं आइए देखते हैं। गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, कार्नेलाइट इज, कार्नेलाइट का फार्मूला क्या होता है याद कर लीजिएगा आप लोग, KCl.MgCl2.6H2O होता है। यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, 4H2O लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका, गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं तो क्लोरीन की बात किया गया है। तो यहाँ पे क्लोरीन कैन एग्जिबिट -1 +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो एकदम करेक्ट आपका है, क्योंकि क्लोरीन किस ग्रुप का है आपका, किस 17 ग्रुप का है या फिर सेवंथ ए ग्रुप बोल सकते हैं। इसका मतलब क्लोरीन मैक्सिमम कितने शो कर सकते हैं, प्लस का 7 शो कर सकता है और मिनिमम कितना होगा आपका, -1 शो करेगा। तो -1 टू प्लस का 7 शो करेगा, तो -1 +1 +3 +5 एंड +7। तो आपका क्लोरीन की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इस क्या आपका है, इनकरेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आपका इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड इधर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 456 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए देखते हैं क्या बच्चों ने क्या पूछा गया था, क्या आपने किया है। देखिए, व्हेन एक्सिस ऑफ Cl2 रिएक्ट विथ अमोनिया देन विच कंपाउंड इन फॉर्म। देखिए यहाँ पे जब हम लोग अमोनिया की रिएक्शन NH3 की रिएक्शन प्लस Cl2 ले लेंगे और एक्सिस में ले लेंगे, एक्सिस में ले लेते हैं तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर जितने भी हैं आपका, जितने हाइड्रोजन हैं इनको क्या करेगा आपका, रिमूव कर देगा। यहाँ पे 3Cl2 ले लीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, NCl3 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे 3HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बन जाएगी। तो मेन हमारा प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा आपका, NCl3।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड क्या दिया हुआ आपका, NCl3 दिया हुआ है। तो NCl3 क्या होगा आपका, अगर एक्सिस में लेते हैं तो क्या बनेगा आपका NCl3 प्लस क्या बन जाएगा आपका 3HCl बन जाएगा। और यहीं पर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इसको एक्सिस में ले लें, इसको एक्सिस में लेते हैं, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे NH3 और प्लस क्या ले लें हम लोग Cl2 और इसको हम लोग क्या ले लें एक्सिस में ले लें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे NH4Cl बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका NH4Cl बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको एक्सिस में लेते हैं तब जाके आपका NH4Cl बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकेंड इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। तो क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल नोबल गैस आर मोनो एटॉमिक। जितने भी सभी नोबल गैस जो होते हैं क्या होते हैं आपके मोनो एटॉमिक होते हैं। सही है, क्यों सही है कि हम लोग बात करेंगे नोबल गैस की बात करते हैं तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान जो होता है क्या होता है आपका मोनो एटॉमिक गैस होते हैं, क्योंकि उसके ऑक्टेट क्या होते हैं कंप्लीट करते हैं, क्या होते हैं उसके ऑक्टेट क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैस बोलते हैं। ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आपका है करेक्ट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकेंड की बात करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज लीड टू ए रिडॉक्स रिएक्शन। आइए देखते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे XeF6 का, XeF6 की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे अगर 3 मोल H2O ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका XeO3 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा आपका 6HF बन जाएगा। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं XeF6 में, अगर हम लोग जीनान की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर जीनान की बात करें हम लोग तो जीनान अगर फ्लोरीन पे 1 -1 चार्ज होता है तो -6 हो जाएगा, और जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जीनान का तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे जीनान ट्राई ऑक्साइड की बात करेंगे तो जीनान का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2 × 3 -6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो ये लिख सकते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट क्या होगा आपका सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड क्या होगा आपका इनकरेक्ट। सेकेंड इधर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कितने बच्चों ने गलत किए हैं, 456 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस टेकन ऑन EMF ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिखा हुआ है कंसाइडर अदर फिजिकल कंडीशन टू बी कांस्टेंट। सब और फिजिकल कंडीशन क्या आपकी है कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है आपका 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिब्स क्या देगा आपका H2 गैस मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे E की बात करें तो हम लोग क्या होगा H+/H2 की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का 0.0591 अपान n log क्या होता है यहाँ पे प्रोडक्ट अपान क्या होगा आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं H+/H2 की बात करें यहीं पे तो वैल्यू हम लोग रखते हैं, देखो यहाँ पे प्लस का 2, एक हाइड्रोजन पे 1 + 1 चार्ज होता है, 2 पे मतलब क्या होगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 0 है, इसका मतलब इसके बीच में कितने का चेंज आ रहा है 2 का चेंज आ रहा है, तो यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 0.0591 अपान क्या होगा 2 log प्रोडक्ट में यहाँ पे H2 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करें यहाँ पे PH2 अपन क्या हो जाएगा आपका H प्लस आयन, तो H प्लस आयन कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H² हो जाएगा। और अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो लिख दें, अगर इसकी वैल्यू 0.0591 अपान 2 log यहाँ पे PH2
अपान क्या लिख दें हम लोग PH2 सॉरी यहाँ पे लिख दिया हम लोग log, यहाँ पे क्या होगा आपका H प्लस आयन का स्क्वायर अपान क्या होगा आपका PH2। अगर हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ क्या पूछा आपसे कि देखो इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग प्रेशर को क्या करें, हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो पूछ रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे H प्लस H2 की बात करते हैं, अगर ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर क्या करें हम लोग फिजिकल कंडीशन टू भी क्या अगर होगा, क्या होगा आपकी कांस्टेंट हो जाए, तो क्या होगा आपका डिक्रीज कर जाएगी। तो आंसर सेकेंड इधर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या करेगी हमारी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक ना, तो देखो यहाँ पे 450 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो यहाँ पे ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से आप लोग इसको देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग गलती ना करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ आपका 76 क्वेश्चन की हम लोग बात करें अगर, तो दिखा हुआ है कंसनट्रेट HNO3 रिएक्ट विथ I2। कंसनट्रेट HNO3 रिएक्ट विथ I2 की बात करते हैं। देखिए अगर I2 के रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएं, HNO3 के साथ, HNO3 जो कि आपका है कंसनट्रेट है। ठीक ना, तो अगर हम लोग बात करें तो क्या बन जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें 10 मोल ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका HiO3 बन जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग 2 लिख दे रहे हैं, 2 HiO3 प्लस क्या होगा आपका 10 NO2 हो जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे 4H2। ठीक है, हमको क्या बनाना था, जब हम लोग बात करेंगे कि क्या जब हम लोग क्या करें I2 की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएं, कंसनट्रेट फॉर्म में हो, तो क्या बनेगा आपका HiO3 हमें ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपका HOiO2 दिया हुआ है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, HiO3। तो ऑप्शन 4 तक क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसको जल्दी से देख करके 3 देख करके आंसर मार दिए हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे गलत हो गए हैं। ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए 390 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ देखिए, पूछा गया है 72 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपसे गलत पूछा गया है, तो क्या रेडान इज ऑब्टेन फ्रॉम द डीके ऑफ रेडियम। जब रेडियम को डीके कराएंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, आपके रेडान हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा सही है। पूछा गया हीलियम इज एन इनर्ट गैस। हीलियम क्या होता है, इनर्ट गैस ही होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान की बात करें तो ये सब क्या होते हैं, हमारे इनर्ट गैस होते हैं। जीनान इज द मोस्ट रिएक्टिव एमंग द रेयर गैस। जीनान क्या होता है आपका, मोस्ट रिएक्टिव होता है एमंग सभी रेयर गैस में। जीनान क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। आइए बात करते हैं हम लोग, क्या 4th ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज हीलियम। तो हीलियम नहीं होता है, कौन सा होता है बताइए, हमारा आर्गन होता है। कौन सा होता है, आर्गन होता है, याद रखिएगा आप लोग। और अगर हम लोग बात करें मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस की बात करते हैं, मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस की बात करें तो कौन सा हो जाएगा बताओ, आर्गन हो जाएगा। आर्गन के बाद कौन सा हो जाएगा आपका, नियान हो जाएगा। और नियान के बाद कौन सा हो जाएगा आपका, क्रिप्टान हो जाएगा। क्रिप्टान के बाद कौन सा होगा आपका, हीलियम हो जाएगा। हीलियम के बाद कौन सा होगा आपका, जीनान हो जाएगा। और जीनान के बाद कौन सा होगा आपका, रेडान हो जाएगा। ठीक ना, तो मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर कौन सा होता है आपका, आर्गन होता है, आर्गन होता है। ठीक ना, याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 इधर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे 326 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। 53 क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो क्या लिखा हुआ है, ए सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है विथ हाई इफिशियंसी के साथ, विथ हाई इफिशियंसी के साथ, तो क्या होगा आपका, फ्यूल सेल के द्वारा ही, फ्यूल सेल के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, किसके द्वारा, फ्यूल सेल के द्वारा। ठीक है ना, ये आपको याद करने का तरीका है। ठीक ना, याद कर लीजिएगा जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कितने बच्चों ने गलत किया, आपका 308 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, आइए बात करते हैं हम लोग का 84 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो देखो क्या दिया हुआ आपका, XeF4 ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस इज प्रोड्यूसेज। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे XeF4 की बात करें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो, H2O किसमें आपको, पार्शियल में हो, तो क्या बन जाएगा बताइए, क्या बन जाएगा आपका, XeOF2 बन जाता है। ठीक ना, XeOF2 बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा आपका, 2HF हो जाएगा। ठीक ना, तो XeF4 का हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा हमें, XeOF2 हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आंसर कौन सा दिया है, XeOF2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इधर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहीं पे साहब, देखिए XeF6 को अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करा दें और ये भी क्या हो, पार्शियल हो, क्या हो, पार्शियल हो, तो क्या हमें हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे XeOF4 हो जाएगा अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो XeOF4 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका, 2HF हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर XeF6 का कराएंगे तो XeOF4 हो जाएगा और यहाँ पे XeF4 का कराएंगे तो क्या बनेगा, XeOF2 बन जाएगा। XeF6 का कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, XeOF4 हो जाएगा। तो देखो हमसे क्या पूछा है, XeF4 के बारे में पूछा गया है, तो क्या ऑप्टेन हो जाएगा हमें, XeOF2 हो जाएगा आपका। सेकेंड ऑप्शन इधर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देखिए 304 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इतने क्वेश्चन हमारे रहे 10 के दम में ऑल इंडिया नीट टेस्ट 18 का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं। तो इसको एक बार आप लोग एनालिसिस करिएगा और देखिएगा, समझिएगा कि क्यों आपने गलत किए हैं। तो क्योंकि अगला टेस्ट अगर हो तो अगर यही क्वेश्चन आए या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम गलती ना करें। तो फिर से अगले टेस्ट में मिलते हैं 10 के दम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सेशन। और आज प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट सीरीज का 18वां टेस्ट, जो कि 26 फरवरी 2023 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कनेक्ट हुआ था। सबसे पहले अपने सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर और सुधीर कटिया सर को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पेपर का एक्सप्लेन काफ़ी बखूबी बहुत अच्छा किया है। बहुत कुछ सिखा रहे हैं वो लोग अपने सेशंस में, आप लोग को सीखना भी चाहिए। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना सेशन। अब पढ़ने का अधिकार सबको, शिक्षा का अधिकार सभी को। और ये रहा आपके सामने 10 कदम का लोगो और ये आपका बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं प्यारे बच्चों। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऑर्गन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ कि इन सभी में डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ है। मैं क्या बता रहा हूं, इन सभी में डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन इन दोनों में आर्गन है जो इसे हर्बीवोरस से प्रोटेक्ट करते हैं। मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में हर्बीवोरस से प्रोटेक्शन करने के लिए आर्गन है एज ए डिफेंस। और इन दोनों में एक केमिकल है, ठीक है, केमिकल है अगेंस्ट इनके जो भी प्रेडेटर्स होते हैं। ठीक है, तो कैटरॉपिक से आप देखते होंगे मदार के पौधे को गाय भैंस या कोई कैटल नहीं चढ़ता, नहीं खाता। और मोनाज बटरफ्लाई अपने कैटरपिलर स्टेज में एक केमिकल सिंथेसाइज करती है लार्वल कंडीशन में या कैटरपिलर स्टेज में, जिससे वो अपने प्रेडेटर के डिस्टेस्टफुल हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत ही बेकार लगता है खाने प्रेडेटर को। अब उसके प्रेडेटर को कैसा लगता है खाने में, स्वाद में, ये तो उसके दिल से ही पूछो जो इस बेचारे को खाता होगा, शायद नहीं खाता इसीलिए।
ठीक है। तो ये कैटरपिलर स्टेज में एक केमिकल सिंथेसाइज करती है जिससे डिस्टेस्टफुल हो जाती है, जिससे अपना बचाव कर लेती है। और ये कैटरापिस जो होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का एक केमिकल सिंथेसाइज करता है जिससे ब्राउजर इसे नहीं चढ़ते हैं। तो आपको आर्गन ऑफ डिफेंस पूछा गया था तो ए और बी ही केवल होगा भाई, आंसर फर्स्ट। अब लिखा इन ऑल ऑफ द मेजर बायोम्स व्हिच अमंग दीज है द मैक्सिमम मीन एनुअल टेम्परेचर। ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो आपका चैप्टर उसमें जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम दिए हैं जिसमें डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, अल्पाइन है, आर्कटिक है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो उसमें ध्यान से देखिए, आपको लगता होगा सर रेगिस्तान बहुत गर्म होते, नहीं, यहाँ पर बात हो रही है मीन एनुअल टेम्परेचर। इसका मतलब ये होता है कि एक साल के दौरान मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना गया, फिर उन दोनों को जोड़ करके आप उसका मीन निकालते हो, एवरेज, तब आता है मीन एनुअल टेम्परेचर। मतलब कितना उस हैबिटेट में, उस बायोम में कितना अधिकतम तापमान गया, कितना न्यूनतम तापमान गया, और फिर उसका पूरा एवरेज निकालते हो कि साल भर में यूनिफॉर्मली कितना रहा, तो उसे बोलते हैं मीन एनुअल टेम्परेचर। ये ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम कितना, आपको लगता है रेगिस्तान बहुत गर्म होती है, ये सत्य है कि रेगिस्तान बहुत गर्म होती है, लेकिन रात में रेगिस्तान ठंडे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मीन एनुअल का मतलब होता है एक साल में मैक्सिमम और मिनिमम को मिला करके आप उसका मीन निकालें, वो होता है मीन एनुअल टेम्परेचर। और आपके बुक में जो चार्ट बने हुए हैं उस पर ध्यान से देखिए, ग्रासलैंड का पीक सबसे ऊपर है मीन एनुअल के कोऑर्डिनेट्स पर, तो इसलिए इसका आंसर सेकेंड है। फिर लिखा विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। सबसे पहला तो डायग्राम ये कॉपर टी का है, जो कि एक प्रकार का क्या है भाई, आईयूडीज। और कॉपर टी का मतलब, अब आईयूडी भी तीन प्रकार के थे, आपको पढ़ाए गए थे। पहला था हार्मोन, एक था हार्मोन रिलीजिंग, एक था नॉन मेडिकेटेड, और एक था कॉपर रिलीजिंग। ठीक, तो कॉपर रिलीजिंग वाली श्रेणी में ये कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये हार्मोन रिलीजिंग थे, पहली बात। और नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिपेज लूप, इसका है LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग वाले में खास बात थी कि ये कॉपर रिलीज करता था जो स्पर्म की फैगोसिटिस करता था, फैगोसाइटोसिस करता था, और स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस करता था। तो इतनी बात तो हमें इससे मालूम चल गई कि एक प्रकार का आईयूडी है, ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस करता है, ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। अब देखते हैं क्या सेंटेंस तो लिखा, इट इज़ ए काइंड ऑफ बैरियर मेथड। नहीं, ये बैरियर नहीं है, ये आईयूडी है। ठीक, और दे सप्रेस ओवम, नहीं भाई, ये स्पर्म मोर्टेलिटी, ये भी गया काम से। और दे इनहेंस द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये भी गड़बड़ है। ठीक, तो आपसे क्या पूछा गया, करेक्ट, तो ये आ गया आंसर फोर्थ। सबसे पहला काम डायग्राम पहचानिए, कॉपर टी का डायग्राम है, एक प्रकार का आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग है, और ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस करता है, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। ठीक है, और ये प्रकार का आईयूडी की श्रेणी का कॉन्ट्रासेप्टिव है, आंसर फोर्थ। अब देखिए इन ए पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्शन, देखो आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म कोई है, ये अपने हैबिटेट में मैक्सिमम कितना प्रोजनी पैदा कर सकता है थ्रू रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के माध्यम से कितनी मैक्सिमम प्रोजनी पैदा कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, वो उसकी बायोटिक पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब होता है डूइंग द वर्क, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, दैट इज टू प्रोड्यूस प्रोजनी। तो किसी हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म कितना रिप्रोडक्शन करके प्रोजनी पैदा कर सकता है, ये उसकी बायोटिक प्रोजनी। ये आपका PYQ है काफ़ी 2000 के पहले का, तो ये PYQ है, आपको याद है। और आपको मालूम है कि जो ये लॉग फेज आता है ना, लॉग फेज, ये इसी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो इसी मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से तेज़ी से भागती है। तो आंसर फर्स्ट। सेट द करेक्ट स्टेटमेंट, द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय, नहीं, बायोटिक कंपाउंड ओनली नहीं होता भाई, ए बायोटिक एंड बायोटिक बोथ होता है। ये आपकी बुक की लाइन है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, वहाँ का वातावरण और वहाँ के जीव जंतु भी डिसाइड करते हैं। बात को समझिए, तो इसलिए ये सेंटेंस तो गलत हो गया। वाटर इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकल, नहीं, वाटर नहीं है भाई, ये टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट टू टेम्परेचर लिखा होता तो होता डीप सी हाइड्रोथर्मल में, ये 100 डिग्री होता है। और यहाँ पर क्या रहते हैं भाई, आर्की बैक्टीरिया, ये आपको पता है एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले जीव। और मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो होना चाहिए भाई, ये ट्रॉपिकल प्लांट है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंगो प्लांट जो है ट्रॉपिकल प्लांट, तो कैन नॉट ग्रो, तो ये गलत हो गया।
ये गलत है, ये गलत है, थर्ड आंसर, तो ओनली सी, थर्ड आंसर। अब देखिए ये प्रेटर्स मेंटेन, आपको मालूम है कि सपोज दैट ये आपका कोई प्रे है, ठीक है, ये प्रे है और ये अपने एक हैबिटेट में रह रहा था। बात को समझिए, अगर मैं कहूँ ये एक प्रे स्पीसीज है, एक जीव है, तो ये इसका भी अपने दिए गए वातावरण में किसी ना किसी से कंपटीशन रहा होगा। बात को समझिए, अगर ये प्रे भी तो एक ऑर्गेनिज्म ही होता है, एक स्पीसीज होती है, तो वो अपने हैबिटेट में जहाँ पर भी था तो उसका अपने स्पीसीज से, दूसरे जीव जंतुओं से उसका कंपटीशन रहता होगा। और अगर मान लीजिए कोई प्रेडेटर इसे पिकअप करके ख़त्म कर ले, खाने लग जाए, तो जो इसका कंपटीशन था बाकी से वो घट जाएगा, दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन घटेगा, तो डिक्रीजिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एमंग प्रे स्पीसीज। बात को समझिए, एमंग प्रे स्पीसीज, प्रेडेटर में नहीं, क्योंकि प्रेडेटर प्रे को वहाँ से हटा रहा है। बात को समझिए, तो सेकेंड आंसर। फिर देखिए एन एसोसिएशन, अब ये तो आपकी बुक में आपको पकड़ना कैसे था कि पॉपुलेशन कभी नहीं होगा और कंपटीशन एसोसिएशन नहीं होता, कंपटीशन में लिखा होना चाहिए कि दोनों को माइनस माइनस। अब इकोलॉजिकल निके तो किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए कही जाती है, एक पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए ये बात कही जाती है कि एक पार्टिकुलर स्पीसीज का किसी दिए गए हैबिटेट में वो अपना फंक्शनल रोल कहाँ प्ले करता है, वो होती है उसकी इकोलॉजिकल निके। आपको मालूम है टेरिटरी, होम रेंज और निके ये सब हैबिटेट के डिफरेंट डिफाइनिंग पार्ट हैं। टेरिटरी का मतलब होता है पर्सनल स्पेसिफाइड रीजन, जहां वो अपने पर्सनल काम करता है, जैसे रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और होम रेंज का मतलब कि अपने जीवन यापन करने के लिए वो जहां तक अपने हैबिटेट में मूव करता है, लोकोमोशन करता है, आना जाना बना रहता है। और जो आपका इकोलॉजिकल निके होता है वो उसका फंक्शनल रोल, एक आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने दिए गए इकोसिस्टम में एक पार्टिकुलर रोल प्ले करता है, तो वो कहाँ रोल प्ले करता है, हैबिटेट के जिस इलाके में, वो उसकी इकोलॉजिकल निके होती है, ठीक। अब ये कह रहे हैं एसोसिएशन का मतलब है क्या भाई, इंटरेक्शन। एसोसिएशन का मतलब है इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। आपको पता है कि पॉपुलेशन जो होती है वो केवल एक सिंगल स्पीसीज के लिए बोली जाती है भाई। जब भी आप बोलते हो ना कि मैंगो की पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन, तो जो पॉपुलेशन होती है एक पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर हैबिटेट पर एक सिंगल स्पीसीज की जब आप बात करते हो तो बोलते हो पॉपुलेशन। और यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज का एसोसिएशन करा रहे तो भैया ये तो बायोटिक कम्युनिटी होगी। और जब किसी हैबिटेट में एक से अधिक स्पीसीज ए बी सी डी इन सब को डिफाइन करोगे तो कम्युनिटी होगी। तो बायोटिक कम्युनिटी मोर देन वन पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन, और पॉपुलेशन में सिंगल स्पीसीज अंडर कंसिडरेशन। आंसर फोर्थ। अब लिखा विच एसोसिएशन एग्जाम्पलीफाइज कॉमन सॉल्यूशन, कुछ नहीं है सर जी, ये +0 का एग्जाम्पल है। एक को बेनिफिट होगा, आपको पता है ये प्लस साइन, और एक को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पहला तो हमें सही दिख रहा है सर, लेकिन इग्रेट और कैटिल का था आपकी बुक में एग्जाम्पल था। मैंने जहाँ पहले सही लिखा था, बाद में मैंने इसको ऊपर नीचे किया। और सिल्वर फिश नहीं था, यहाँ पर ये क्लोन फिश लिखा, इसलिए ये भी गया काम से। और बार्नेकल एंड बैलेनोप्टेरा था भाई, ठीक है, बट तो ये भी गया काम से। 3 तो आपको पहले दिख रहे हैं, हमें सिर्फ ए ही सही दिख रहा है, आंसर फोर्थ। बात को समझिए, कॉमन सॉल्यूशन है, +0 का इंटरेक्शन है, ये भी एक प्रकार का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। इसमें एक स्पीसीज को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, मतलब एक को फायदा होता है, कोई हार्म नहीं होता। तो आपकी बुक में 4 एग्जाम्पल दिए हुए थे, इग्रेट एंड कैटिल का है, और सिल्वर क्लोन फिश, एडम्सिया, बार्नेकल, बैलेनोप्टेरा। तो ये तीनों आपके मैंने ऊपर नीचे किए तो गड़बड़ हो गया भाई। अब देखिए एमटीपी कंसिडर ए गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं भाई एमटीपी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। आप बोलते हो कॉन्ट्रासेप्टिव, कभी आपने इसकी हिंदी देखी है भाई, क्या है इसकी हिंदी से आपको पकड़ना था, गर्भ निरोधक। मैं क्या बोलता हूँ, गर्भ निरोधक, मतलब ऐसा मेथड जिससे गर्भ प्रेगनेंसी सस्टेन ना करे। बात को इसके शब्दों में इसका मतलब छिपा हुआ है। गर्भ निरोधक विधियों का मतलब है कि ऐसा मेथड जिसके माध्यम से हम गर्भ को सस्टेन ना करें। गर्भ सस्टेन का मतलब कि आप एम्ब्रियो का यूट्रस में इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करें, ठीक, या एम्ब्रियो बनने ही ना दे, दैट इज फर्टिलाइजेशन को रोक लें, ठीक, ये होता है कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन एमटीपी जो होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आपका फीटस बन रहा है यूट्रस में, ठीक, तो प्रेगनेंसी के बाद की बात होती है एमटीपी, मतलब इंटेंशनली या कुछ आपके मान लीजिए फीमेल को प्रॉब्लम हो जाए या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो प्रेगनेंसी तो सस्टेन कर चुकी है ना, आप उस डेवलपिंग फीटस को हटा रहे हो, तो कॉन्ट्रासेप्टिव की तो आप बात ही नहीं कर सकते। मैं क्या ना, गर्भ निरोधक मतलब गर्भ तो ऑलरेडी ठहर ही चुका है,
बात को समझिए। तो प्रेगनेंसी के बाद की घटना इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आया कि इम्प्लांटेशन और ओवुलेशन या ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन, इन तीनों को प्रिवेंट करने वाली जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। या ऐसे कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन या ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन कह लें, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये जो प्रोसेस होते हैं इनको इनहिबिट करने वाले प्रोसेस जो होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। बात को समझिए। अब द मेथड दैट प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर कंसिडर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये आपका सही है भाई, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ये कंसेप्ट का क्वेश्चन था कि इसे आप गर्भ निरोधक का मतलब कि आप प्रेगनेंसी को इम्प्लांटेशन से पहले की चीज़ों को रोकें, जैसे एवोल्यूशन रोक लें और फर्टिलाइजेशन रोक लें। अब जब प्रेगनेंसी सस्टेन कर गई है तो उस डेवलपिंग फीटेस को आप अवॉइड कराते हो एमटीपी में, तो वहाँ तो कॉन्ट्रासेप्टिव की बात आएगी नहीं। अब देखिए सहेली, ये न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाज डेवलप्ड बाय, देखिए ये सहेली क्या था, ये नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन था भाई, नॉन स्टेरॉयडल था ये, और ये वंस ए वीक पील था, मतलब सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली थी। और ये नॉन स्टेरॉयडल प्रोसेस, इसके साइड इफेक्ट नहीं थे, साइड इफेक्ट नहीं थे। लेकिन और ये CDRI नाम की एक संस्था है जिसे आप सेंट्रल ड्रग्स बोलते हो, और ये लखनऊ में है। ठीक, तो यहाँ तक तो सबको याद रहता है CDRI लखनऊ, लेकिन आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से सोचिए कि लखनऊ क्या है। लखनऊ एक सिटी है जो आपके यूपी स्टेट्स की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है ये यूपी में है, और यूपी अगर एक स्टेट है तो वो इंडिया में प्रेजेंट है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो चीज़ लखनऊ में प्रेजेंट है वो यूपी में प्रेजेंट है, और जो यूपी में है वो इंडिया में? इसीलिए बच्चों ने दूसरा तीसरा ऑप्शन देखा नहीं, इसका आंसर फोर्थ है भाई। ये क्वेश्चन डालने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप लोग चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड को। भले ही एग्जाम में आपको लगा पहला ऑप्शन सही है, भले लगा हो, डालने का ये सोचिए एक राह चलता आदमी भी आपको इसको बता सकता है कि इसका आंसर क्या है। ठेला वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला बता देगा भाई ये तो चारों आंसर है। बात को समझिए। लेकिन आप नीट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको दिखा ही नहीं। इतना तो आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है कि जो चीज़ लखनऊ में है वो उत्तर प्रदेश में भी होगी, वो इंडिया में भी होगी, वो एशिया महाद्वीप में भी होगी। बात को समझिए। तो ये सवाल डालने का उद्देश्य, चूँकि मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड और चारों ऑप्शन हमेशा पढ़िए। भले आपको पहला सही लगे, चाहे दूसरा चाहे तीसरा, हमेशा चारों ऑप्शन पढ़िए, तभी अपना आंसर जज करिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये मेरा सेशन खत्म हुआ। मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि मैंने आज आपको कुछ सिखाया है तो कमेंट जरूर करिए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है, टेस्ट जरूर मत छोड़िएगा, कोई टेस्ट छोड़िएगा नहीं। टेस्ट जो भी हो रहे हैं आपके लिए पर्याप्त हैं। 100 सवाल सफिशिएंट होते हैं आपको सीखने और समझाने के लिए। एक बार आप जब 3 बार एक एक सवाल को देखेंगे तो आपको कंसेप्ट, नजरिया सब कुछ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।